एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 6 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन, वॉट वी डू टुडे इज़ वॉट मैटर्स मोस्ट। तो जो भी दिन आपको मिला है, जो भी प्रेजेंट में है, आपको हमेशा उसी में रहना चाहिए। ना ही हमें पास्ट की ज़्यादा रिग्रेट करना चाहिए जो कुछ भी हुआ, ना ही फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है सोचना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा आपको नहीं पता है और पास्ट में जाके आप चीज़ें ठीक कर नहीं सकते हो। तो महात्मा बुद्ध ने हमेशा कहा है कि हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। जो भी पल मिल रहा है उसे जो है इंजॉय करना चाहिए। चाहे जैसे ये एग्ज़ाम की आपकी जर्नी भी है, तो उसको फ्यूचर को लेके ज़्यादा आप टेंस मत रहिए कि क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। अभी जो है ये जो जर्नी है आपकी एग्ज़ाम की, उसमें भी जो है आप खुश रहना सीखिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो सैटरडे को मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा एंथ्रेक्स क्या है? व्हाट इज एंथ्रेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़? एंड द आंसर इज लाल सुपर जायंट, रेड सुपर जायंट स्टार। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में खबरों में दिखे राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? राजा रवि वर्मा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है चिकित्सा, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है पेंटिंग और कला। तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा, है ना, आर्ट एंड कल्चर में जो ऑयल पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे राजा रवि वर्मा। तो देखते हैं क्या है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति उनकी 176वीं जयंती पर केरल के किली मनूर पैलेस में प्रदर्शित की जाएगी। 1848 में जन्मे वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे जो यूरोपीय तकनीकों को भारतीय विषयों के साथ मिलाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में जो इनकी ऑयल पेंटिंग थी बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि क्या क्लैरिटी है पेंटिंग में, जो आज भी इतना लोग क्लैरिटी के साथ नहीं बना पाते। इवन आज तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी है और काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन इस पेंटिंग की जो क्लैरिटी है वो बहुत ही उम्दा है उस ज़माने के हिसाब से। तो 1848 में जन्मे वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे जो यूरोपीय तकनीकों को भारतीय विषयों के साथ मिलाने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं को पश्चिमी रचना के साथ मिलाकर 7000 पेंटिंगें बनाई। वर्मा उल्लेखनीय कृतियों दमयंती, टॉकिंग टू अ स्वान, शकुंतला, लुकिंग फॉर दुष्यंत शामिल है। वे भारतीय कला में तेल पेंट और लिथोग्राफिक पुनरुत्पादन शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये क्वेश्चन आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है ना। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। वो आपको करंट और मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का मिला करके एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आपसे दे सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इनकी लिथोग्राफिक जो है ऑयल पेंटिंग और लिथोग्राफिक रिप्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट में इनका योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? रिसेंटली वेयर वॉज द क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 हेल्ड? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है भोपाल। एंड द आंसर इज नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में अभी जो है हमारा क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 हुआ है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। खान मंत्रालय ने साझेदारों शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन CEWO और IIMD के साथ मिलकर 29 से 30 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल समिट की मेज़बानी की है। इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण खनिज को बढ़ावा देना है। आपूर्ति श्रृंखला, शिखर सम्मेलन, उद्योग, सरकार, शिक्षा जगत और स्टार्टअप से हितधारकों को से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली? अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करना, लचीला और समावेशी बुनियादी ढांचा प्रदान करना, ऑप्शन सी लचीला बुनियादी ढांचा तैयार करना या ऑप्शन डी भविष्य के लिए तैयार आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा। एंड द आंसर इज अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करना। तो इन्वेस्टिंग टुडे फॉर मोर रेजिलिएंट टुमारो। तो ये CDRI जो हमारा था, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी बिगिन हुआ है, ये उसकी थीम थी। तो इस तरीके का जो भी कॉन्फ्रेंस होती है या कोई डे थीम
होती है, तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI ये हुआ कहाँ पे है? तो ये हमारा नई दिल्ली में हुआ है, भारत में आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी निकाय, वैश्विक संस्थान और मीडिया शामिल हुए हैं। अधिक लचीले कल के लिए आज में निवेश करना इसका थीम है, और सम्मेलन का उद्देश्य आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बुनियादी ढांचे में लचीलेपन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ट्रेड एसोसिएशन ने स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर लॉन्च किया? रिसेंटली विच ट्रेड एसोसिएशन हैज़ लॉन्च्ड अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर फॉर स्टार्टअप्स? ऑप्शन ए है भारत व्यापार संवर्धन संगठन, ऑप्शन बी है भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन सी है एसोचैम, और ऑप्शन डी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड द आंसर इज भारतीय उद्योग परिसंघ। देखते हैं, तो ये अभी भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा CII द्वारा जो है ट्रेड एसोसिएशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर जो है स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ ने स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर जारी किया है, जिसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्टार्टअप्स पर लागू चार्टर विभिन्न चरणों के लिए दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? विच स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट रिसेंटली रिलीज द गाइडेंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट? तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार तमिलनाडु के छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में शारीरिक दंड के उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल और प्राथमिक शिक्षा के निर्देशकों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए GECP का उद्देश्य शारीरिक दंड को रोकना है। मानसिक क्षति, भेदभाव, इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों पर जागरूकता शिविर में शामिल है। तो आप बताइएगा, आपको लगता है कि बचपन में जो दिया जाता है दंड बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है या उन्हें समझाना ज़रूरी है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड एक्सपोर्ट ऑफ अनियन टू विच कंट्री डिस्पाइट द एक्सपोर्ट बैन? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस, श्रीलंका। ऑप्शन बी है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, मिस्र। ऑप्शन डी है सिंगापुर, अफगानिस्तान, मालदीव और ईरान। एंड द आंसर इज बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस एंड श्रीलंका। तो ये जबकि बैन लगा हुआ है, निर्यात प्रतिबंध के बावजूद भारत ने बांग्लादेश को, संयुक्त अरब अमीरात को, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज की अनुमति दी है। तो ये बैन था क्योंकि हमारा जो हम चाहते हैं रिश्ते सुधारना, तो उसके तहत भी जो है ये शायद मूव लिया गया होगा। तो कम फसल अनुमान के बीच प्रतिबंध 8 दिसंबर 2023 को लागू किया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय व्यापार मामलों की देखरेख करता है। 2024 के लिए प्याज की बफर खरीद का लक्ष्य 5 लाख टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से 2 देश भारतीय युद्धपोतों के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली विकसित करने के समझौते पर चर्चा कर रहे हैं? रिसेंटली विच 2 कंट्रीज आर डिस्कसिंग एन एग्रीमेंट टू डेवलप एन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर इंडियन वारशिप्स? ऑप्शन ए है भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत और अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और रूस, और ऑप्शन डी है भारत और चीन। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए भारत और ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में ये सहयोग हुआ है। भारत और यूके विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए एक समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय युद्धपोत वर्तमान में डीजल, गैस या भाप टरबाइन का उपयोग करते हैं। विद्युत प्रणाली 6000 टन से अधिक बड़े युद्धपोतों को लक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थ्रोम्बोसिस रक्त वाहिका के भीतर रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया है। तो इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं क्योंकि थोड़े से क्लिष्ट जो है वर्ड लिखे रहते हैं, और आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। थ्रोम्बोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड clot formation within a blood vessels. Thrombosis only occurs in arteries. Thrombosis is always caused by physical injury to the blood vessels. How many of the above statements are correct? तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा सही है।
देखते हैं। तो अभी इस समय वैक्सीन का इशू बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, कोविशील्ड वैक्सीन का। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन, जिसे भारत में हम क्या कहते हैं, कोविशील्ड कहते हैं, के नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपीएससी में तो काफ़ी आने की प्रोबेबिलिटी है, और आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, या स्टेटमेंट दे देंगे, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये जो विकार है, सिंड्रोम है, ये है क्या। तो थ्रोम्बोसिस एक रक्त वाहिका के भीतर रक्त के थंक के थ्रोम्बोसिस का निर्माण है, जो संचार प्रणाली माध्यम से रक्त के प्रवाह को बाधित करता है। ये धमनियों और शिराओं दोनों में हो सकता है, जबकि शारीरिक चोट घनास्त्रता में योगदान कर सकती है। ये अन्य कारकों जैसे लंबे समय तक गतिहीनता, कुछ चिकित्सकीय स्थितियों या आनुवंशिक प्रवृत्तियों से भी उत्पन्न हो सकता है। तो थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जिसको थ्रोम्बस कहते हैं, विद इन अ ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. It can occur in both arteries and veins. While physical injury can contribute to thrombosis, it can also arise from other factors such as prolonged immobility, certain medical condition, or genetic predispositions. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंटार्कटिका के आसपास के दो देशों के बीच क्षेत्रीय दावों को आवंटित करने के लिए 1972 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अंटार्कटिक संधि महाद्वीप पर सैन्य गतिविधियों और खनिज खनन पर प्रतिबंध लगाती है। तो इसमें से ऑप्शन बताना है। तो केवल दूसरा ही ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में, आप पूरा पढ़ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो भारत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 2022 में भारत ने संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अंटार्कटिक अधिनियम लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी। हाल ही में खबरों में रही हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां किस देश द्वारा लॉन्च की गई? हैंगर क्लास सबमरीन्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर लॉन्च बाय विच कंट्री? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है पाकिस्तान, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, चीन। तो चीन एक समझौते के तहत पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली लॉन्च की है। वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप 4 का निर्माण करेगा, जबकि कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ बाकी का निर्माण करेगा। तो ये था आज का डिस्कशन। आज जो टेस्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। शाम को आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।